नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। हम आपको आज सबसे बड़ी खबर ये बताने वाले हैं कि भिवानी के अंदर चुनावी गणित क्या है। समझने की बात है कि भिवानी के अंदर चुनावी गणित क्या चल रहा है, किस तरह के वोट हैं और कितने वोट हैं, और अगर चुनावी गणित बिगड़ गया तो किसके लिए नुकसान होगा, किसकी लुटिया डूब सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि क्या हालात भिवानी विधानसभा के बने हुए हैं। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अगर भिवानी की बात की जाए, भिवानी विधानसभा की, तो क्या लगता है आपको, किस तरह से जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं फ़िलहाल चली हुई हैं, और किसका मुकाबले में कौन लगता है और किसकी सुई जो है वो धीरे धीरे ऊपर नीचे चलती जा रही है। सर दीपक जी, भिवानी जिसे चौई बंसीलाल के नाम से जाना जाता है, चौई बंसीलाल का ज़िले का हेडक्वार्टर है, इसलिए भिवानी का नाम पॉलिटिकली बड़ा एक्टिव रहा है। यहाँ पर जब से भिवानी अस्तित्व में आया, चौई बंसीलाल का यहाँ वर्चस्व रहा है। लेकिन 2009 के बाद से यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर ऊपर चलने लगी। 2009 में यहाँ भाजपा जीती, 14 में जीती, फिर 19 में जीती, और अब 24 का चुनाव आ गया। चुनाव जब शुरू हुआ था तो ये माना जा रहा था कि जब सर्वे आता था तो भिवानी को बीजेपी की सेफ सीट माना जाता था। और यहाँ के जो विधायक थे घनश्याम सराफ, जब सर्वे में नाम आता था तो उनका नाम भी ऊपर आता था, क्योंकि एक शरीफ इंसान के रूप में उनको जाना जाता था। और ऊपर से कांग्रेस ने जब टिकट यहाँ दे दिया, कामरेड ओम प्रकाश को लेफ्ट में के कोटे में चली गई टिकट, तो ये आमतौर पे बात चल पड़ी भी ये टिकट भाजपा को तस्तरी में रख के दे दी है विपक्ष ने। और ये बात कहने लगे लोग भी, घनश्याम दास सराफ बड़े लक्की हैं और चुनाव निकाल लेंगे। लेकिन हालात एकदम से बदलने लगे। सबसे पहले अपना अभिजीत लाल सिंह, जिनका राजपूत समुदाय में अच्छा खासा प्रभाव है, जो कंवर वीर सिंह जी, ठाकुर वीर सिंह जी जो पूर्व मंत्री थे और हरियाणा में राजपूतों में एक शिरोमणि माने जाते हैं, उनके पोते ने सबसे पहले फार्म भर दिया कांग्रेस से विद्रोह करके। जबकि राजपूत वोट भाजपा का माना था। अब अभिजीत के खड़े होने से वो वोट एकदम से झटक गया और धीरे धीरे वो अभिजीत मजबूत होने लगे। आम पार्टी ने टिकट दे दिया इंदु शर्मा को। इंदु शर्मा, वासुदेव शर्मा जी जो पूर्व मंत्री हैं, उनकी पुत्रवधू है, और कहीं ना कहीं गरीब तबके में वोट भी है आम पार्टी का। और उसके अलावा इंदु शर्मा खुद सैनी समाज से, तो बैकवर्ड वोट में डेंट पड़ने लग गया। इंदु भी मजबूत हो गई। उधर कामरेड ओम प्रकाश लेफ्ट के कैंडिडेट आए कांग्रेस के समर्थन से। कामरेड एक बड़े ईमानदार व्यक्ति है, और उन्होंने पिछले वैसे तो 20 सालों से, चाहे वो नौकरी पे थे तब भी संघर्ष किया, और जब वो नौकरी उन्होंने छोड़ दी, वॉलंटरीली मैनेजर थे बैंक में, और उसके बाद वो संघर्ष में उतर आए और उन्होंने बहुत काम किया शहर में। हर गली मोहल्ले में लोगों की समस्याओं के लिए लड़े वो। शुरुआती दौर में ये माना जा रहा था कि कामरेड कितना कम्पीट कर पाएंगे, लेकिन जाट और चमार जो कांग्रेस का एक परंपरागत वोट था, वो जाके पूरी तरह से 100% कामरेड के साथ खड़ा हो गया। फिर बात आ गई बैकवर्ड वोट की, जो बीजेपी का एक परंपरागत वोट होता था। उसमें इंदु ने सैनी होने के नाते और आम पार्टी होने के नाते सेंधमारी करी। अभिजीत क्योंकि पुराना घराना था, तो उन्होंने भी बैकवर्ड में सेंधमारी शुरू कर दी। और इधर से कामरेड ओम प्रकाश जो मजदूरों की लड़ाई लड़ते रहे, और लेफ्ट पार्टियों के अंदर मजदूर बहुत हैं,
जितना आपका लाइन पार का मजदूर है या आपका गाँव के अंदर भट्ठों वाले मजदूर हैं, ये जो बैकवर्ड क्लास के लोग बीच में हैं, मजदूरी करते हैं, हाथ का काम करते हैं, वो काम रेट की तरफ जाने लग गए। शहर की जो बाहरी कॉलोनी, हाँ हाँ, उससे घनश्याम को झटके पे झटका। फिर प्रिया असीजा पंजाबी समुदाय से खड़ी हो गई। पंजाबी समुदाय भी पिछले 3 योजना से लगातार भाजपा को वोट दे रहा था, लोकसभा में भी, विधानसभा में। अब पंजाबी समुदाय इस बात से नाराज़ था कि जितनी पंजाबियों की कॉलोनी है, चाहे आप रामनगर कॉलोनी लो, चाहे आप कृष्णा कॉलोनी, आपकी जैन चौक, तेलीवाड़ा, जवाहर नगर, कमला नगर, सभी में, या फिर लाइन पार आपकी गुगा मेडी साइड में, मैं कहता हूँ कि इतनी समस्याएं हैं इन इलाकों में। एक तरह से जो पार्षद है ना इन इलाकों के, पंजाबी एरियाज़ के, उनके साथ भी एक तरह से दोयम दर्जे का व्यवहार रहता है। वो अपने पार्षद के अंदर, अपने वार्ड के अंदर ना तो पानी की समस्या दूर कर पाए, ना सीवरेज की दूर कर पाए, ना वो नई गलियां बनवा पाए। किसी एक आध की तो गली बन गई हो तो पता नहीं। भिवानी में पिछले दिनों कितनी गलियां बनी हैं, परंतु जहाँ ये पंजाबी हैं उसमें कोई लंबा चौड़ा विकास भी नहीं हुआ। सीवरेज की तो यह हालत है कि आपका जो तेलीवाड़ा है, जहाँ सबसे पहले पाकिस्तान से आके लोग बसे, वहाँ 2 बूंद पानी आती है तो वहाँ नदी खड़ी हो जाती है और वहाँ पानी शहर में सबसे आखिरी में उतरता है। पीने के पानी की समस्या देख लो आप, इन सभी इलाकों के अंदर दूषित पेयजल पीते हो। और गुगा मेडी के इलाके में तो, कृष्णा कॉलोनी और गुगा मेडी में तो लोगों को लिटरली काला पानी मुहैया होता रहा है। हाँ, सीवर का पानी काफ़ी जो है मिक्स। तो ये सारी समस्याएं से पंजाबी समुदाय अब की बार उखड़ा। उन्हें ये लगने लगा कि हम वोट तो देते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं। और जो भाजपा में बैठे थे नेता पंजाबी समाज के, वो असहाय महसूस करने लग गए थे काम करवाने के मामले में। वो मतलब कि कोई काम नहीं करवा पा रहे थे। कहने को तो वो अपने आप को पार्षद कहते थे या नेता कहते थे, उनके पल्ले कुछ नहीं था। उनकी हालत ये थी कि वो एक आधी लाइट भी ठीक करवानी होती थी तो वो ठेकेदार को तो कह के करवा लेते, नहीं तो उनके पल्ले कुछ नहीं। तो हालत काफ़ी ख़राब, हाँ, दयनीय हालत मानी जा सकती है। मतलब कि क्या होता है कि आप अपने इलाके का काम ही नहीं करवा पा रहे। जो वहाँ ठेकेदार हैं समाज के, वो ना तो पब्लिक हेल्थ में जाके काम करवा पाते थे, ना प्रशासन के पास जाके काम, कहने को वो पार्टी के पदाधिकारी। तो अल्टीमेटली समाज उखड़ने लगा और समाज की तरफ से प्रिया असीजा जो महिला भाजपा की जिला अध्यक्ष पूर्व थी, उन्होंने फार्म भर दिया। शुरू में ये माना जा रहा था प्रिया असीजा क्या मुकाबला करेगी, लेकिन जो पंजाबियों का गुस्सा था उन्होंने प्रिया की तरफ मुड़ना शुरू किया। वहाँ पर जवाहर मित्ताथल जैसे जो नए लोग आए, उन्होंने उस चुनाव को रात दिन एक करके उठा दिया और वो जवाहर मित्ताथल हो गए। और उनके साथ विकास मेहता वगैरह हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी है उसके साथ। आज ये स्थिति आ गई कि एक बड़ा वोट बैंक जो भाजपा का था वो टूट के प्रिया असीजा को जा रहा है। तो ये एक और सेटबैक लग गया भाजपा को। तो कुल मिला के भाजपा का जो वोट बैंक था मूल, वो टूट टूट के बट गया। और अगर ये बटा रहा तो आने वाला जो चुनाव के परिणाम है भाजपा के लिए बड़े घातक साबित हो सकते हैं। सर, मैं गणित समझना चाह रहा था ताकि दुनिया भी, अपने भिवानी के लोग भी समझ चुके हैं कि भिवानी विधानसभा में कितना वोट है जनरल। दूसरा, अगर जातिगत वोटों की गणना की जाए, हालांकि सरकारी तो आंकड़ा नहीं है कोई भी, लेकिन अमूमन जो अंदाजे लगते हैं कि राजपूत वोट इतना है, पंजाबी वोट इतना है, आपकी जानकारी के हिसाब से। दीपक जी देखो, वैसे तो कोई आधिकारिक इसके बारे में, क्योंकि जातीय जनगणना हुई नहीं है। एक 2011 में जातीय जनगणना हुई थी, परंतु उसको नोटिफिकेशन उसका नहीं हुआ था।
अगर नोटिफिकेशन हो जाता तो ये हो जाता भी ये जनगणना है। फिर भी एक जो उस वक्त जो डाटा लीक होके बाहर आया और जो हमारे सूत्रों ने पता लगाया या उसी प्रपोर्शन में फिर आगे जो वोट बढ़े, तो उसमें एक आम चर्चा रहती है कि सबसे ज़्यादा ब्राह्मण वोट है भिवानी विधानसभा में। लगभग 30 से 29 हज़ार, 30 से 28 हज़ार ब्राह्मण वोट माना जाता है। दूसरे नंबर पर राजपूत वोट आता है, 25 से 26 हज़ार राजपूत वोट माना जाता है। उसके बाद आता है फिर जाट, 23 से 24 हज़ार जाट वोट है। फिर आता है आपका पंजाबी, लगभग 22 हज़ार पंजाबी वोट है। तो ये चारों जो मेन कम्युनिटीज़ हैं ये लाख के आसपास है। 13 से लेके 14 वैश्य समाज है। 35 हज़ार वोट एससी है, जिसमें आपका वाल्मीकि भी आ गया और चमार भी आ गया, धानक भी आ गया। लगभग 35 में नहीं 40 के आसपास है। तो 40 ये हो गया। बीसी वोट 45 के आसपास है। 40, 45, 15 वैश्य, लाख पहले हो चुका था 2 लाख। और 22 हज़ार वोट जिसमें आपका फिर मुस्लिम भी आ जाता है 5-6 हज़ार जी। और भी कई जो जातियां रह जाती हैं, वो लोग जो छिदी जातियां रह जाती हैं, वो मिला के टोटल 2,30,000 वोट भिवानी में है। और अब ब्राह्मण एक खड़ा हो गया जो मेजर कास्ट है, जाट एक खड़ा हो गया, एक राजपूत खड़ा हो गया और एक वैश्य पंजाबी खड़ा हो गया और एक वैश्य खड़ा हो गया। तो पांचों की पांचों जो जनरल कास्ट हैं इनके कैंडिडेट खड़े हो गए। और आप देखो अब पांचों मजबूत हैं। मुकाबला कड़ा है इस बार देखने को, जो आ रहा है दिलचस्प हाँ। मुकाबला और कड़ा मुकाबला भिवानी में देखने को मिल रहा है। आप किसी को कम नहीं आंक सकते ज़्यादा, हर कोई जो अनुमान है उससे ज़्यादा वोट ले रहा है। और अगर यही वोटों का सिलसिला जारी रहा तो अच्छा, फिर क्या है कि भाजपा का जो पुराने कैंडिडेट हैं घनश्याम सराफ, देखो एक शरीफ इंसान है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई छवि अच्छी है उनकी, साफ छवि अच्छी है। परंतु आम जो चर्चा है शहर में कि एक आदमी हमने 3 बार चुन के भेज दिया विधानसभा में, परंतु एक शरीफ इंसान से काम नहीं चलता। मान लो एक डॉक्टर है, आप ये बोलिए डॉक्टर बड़ा शरीफ है और उसको कैंची चलानी आती नहीं, तो वो किसको काम आया? आपको ये पत्रकार बड़ा शरीफ है, उसको कलम चलानी नहीं आती पत्रकार को। इसी प्रकार एक अध्यापक है, उसको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ानी नहीं आती, आप कहते हो जी बड़ा शरीफ अध्यापक है। तो इस प्रकार एक पॉलिटिशियन है, एक नेता है, आपका एमएलए है और वो काम नहीं कर पा रहा और वो कहिए बड़ा शरीफ है, तो शराफत एक योजना चल जाएगी, 2 योजना चल जाएगी, 4 योजना शराफत से गाड़ी नहीं चलती। इसलिए घनश्याम जी का अब की बार विरोध हो रहा है और उनके लिए डगर आसान नहीं है। जो लग रहा था ना शुरुआत में भाई ये चुनाव तो बहुत आसान है, वो चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ तक कि घनश्याम जी के जो अपने थे, जो वैश्य समाज में भी कई लोग थे, वो भी टूटे हैं, वो भी अंदर खाते उनका विरोध कर रहे हैं। एक चीज़ सर, एक चीज़ और भी देखने को आई होगी आपको कि इस बार कांग्रेस का जो वोट बैंक है, हालांकि शुरू में ऐसा नहीं लग रहा था कि कांग्रेस जो है वो सीपीआई के साथ मिलकर के अच्छा काम करेगी, उनको भी अब लगने लगा है कि कामरेड साहब को कि हाँ भाई मेरे साथ वोट जो है वो जुड़ रहे हैं, मेरे साथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो जुड़ रहे हैं। हालांकि जो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं काट कर रहा है। मैंने एक चीज़ देखी है, वो घनश्याम जी के लिए वोट मांगने की बजाय कहीं ना कहीं वोट तोड़ने का काम जो है उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग कर भी रहे हैं। देखो घनश्याम और कामरेड ओम प्रकाश में जो 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 नेशनल पार्टियों के दोनों कैंडिडेट पे आप आ जाते हैं, यही तो फ़र्क आ रहा है। जो कामरेड ओम प्रकाश को ना केवल लेफ्ट के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस का वर्कर भी पूरी तरह जुट गया उनके साथ। और क्योंकि कामरेड ओम प्रकाश एक ईमानदार और एक जुझारू नेता है, उसके साथ स्वाभाविक है लोगों को ये लगने लगा है कि हमारा काम इससे ये हमारे काम आ सकता है, या शहर की जो दुर्दशा है
उसमें ये हमारे शहर को सुधार कर सकता है। क्योंकि आज जो शहर 1975 में हरियाणा का सबसे सुंदर शहर होता था, आज वो हरियाणा का सबसे बदसूरत शहर हो गया 2024 आते आते। आप ये देखो कि यहाँ का चाहे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ले लो, चाहे आप यहाँ की नगर परिषद ले लो, चाहे यहाँ का हेल्थ, सभी की एक ही शिकायत है भी हमारे को ऊपर के अधिकारी कोऑपरेट नहीं कर रहे। जब ऊपर वाले कब कोऑपरेट करेंगे? इनके बीच में विधायक कड़ी होता है। अगर वो कोऑपरेट नहीं करे, विधायक उनके कान खींचे ऊपर जाके या मुख्यमंत्री जी से बात करें। तो ये चीज़ ना होने से शहर में एक नाराज़गी घनश्याम जी के प्रति बनी, क्योंकि शहर की जो दुर्दशा गया, तो शहर का जो आम वोटर है वो ये सोचने लगा कि शहर अब की बार वोट जात पात के, जाति पाति तो देखो आप ख़त्म नहीं कर सकते, परंतु ये भी साथ में सोचने लगे कि शहर का ऐसा कैंडिडेट चुना जाए जो विकास करवा सके। हाँ, क्योंकि अगर कोई किसी जाति के लिए भी लड़ रहा है तो वो ये सोच के लड़ रहा है कि हो सकता है कि चाहे वो राजपूत है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो जाट है, वो ये सोच के उसका कार्यकर्ता लड़ रहा है कि मेरा कैंडिडेट जीत के शहर का विकास करेगा। वैसे एक जाति से कोई जीत भी नहीं सकता, 36 बिरादरियों के वोट जो है सभी के वोट चाहिए। हम्म। और मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त जो भी भाजपा के विरोधी हैं उनको सभी जातियों के वोट मिल रहे हैं, मतलब कि थोड़े ज़्यादा। अब मैंने आपको बताया ना, पंजाबी वोट है कई जगह बढ़ रहा है, मूलतः असीजा को जाएगा पर और जगह भी। इसी तरह राजपूत वोट है, अगर अभिजीत को मिल रहा है तो और भी थोड़ा बहुत जाएगा, दूसरों को। इसी प्रकार जाट वोट तो चलो वो ओम प्रकाश जी ले रहे हैं, परंतु वो साथ में बैकवर्ड और हरिजन को भी ले रहे हैं, वो उनको पंजाबी भी मिल रहा है वोट, उनको थोड़ा बहुत जो परंपरागत कांग्रेस का वोट है वो भी उनको मिल रहा है। तो इस चीज़ ने पूरे मुकाबले को बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया। वैसे एक चीज़ तो है सर, देखो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुए या दीपेंद्र सिंह हुड्डा हुए या कांग्रेस के और भी बड़े लीडर हुए, हालांकि अभी तक भिवानी तो नहीं आए, तो हो सकता है कि आए भी सही या नहीं भी आए, लेकिन और विधानसभाओं में बेशक से जा रहे हैं, तो यहाँ अभी तक नहीं आए हैं, देखने को मिला। देखो अभी आज कांग्रेस के राज्यसभा के उपनेता प्रमोद तिवारी आए थे, आज राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, और आने वाले टाइम में मेरी जहाँ तक सूचना, दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ के कुछ इलाकों में आएंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी, आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि उनका कार्यकर्ता, भाजपा की जो सबसे बड़ी ताकत थी कार्यकर्ता, हर चुनाव में चाहे संघ हो चाहे उनका कार्यकर्ता हो, वो जी जान से लगता था। आज भाजपा का कार्यकर्ता बैक फुट पे है, क्योंकि उसको वो जनता में जाता है तो उससे लोग जवाब मांगते हैं। भाई अकेले आप धर्म के नाम पे, मोदी जी के नाम पे कब तक लड़ोगे? लोग ये पूछते हैं भाई मेरे सीवरेज ठीक नहीं हुआ था, तूने क्या जवाब दिया? वो बेचारा मुंह छुपाते फिरते हैं, बाहर ही नहीं निकल रहा है, वो निकल नहीं रहे, वो कहीं जा ही नहीं, फेस नहीं कर पाते पब्लिक को, क्योंकि शहर की जो दुर्दशा थी उसने उनको बैकफुट पे ला के खड़ा कर दिया। और बाकी जो चाहे इंडिपेंडेंट हैं चाहे लेफ्ट के कामरेड ओम प्रकाश हैं, उनका वर्कर अग्रेसिव है इस टाइम। वैसे एक चीज़ भी और भी है सर, मैं आपसे अंतिम सवाल ये जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से सरकार की तरफ से इशारा जो है वो भी जो है माना जा रहा था कि कुछ इस प्रकार के इशारे हैं कि अधिकारी सुनवाई ना करें, कई सारे विधायक, कई हरियाणा में काफ़ी विधायकों की शिकायतें होती थी मुख्यमंत्री के पास कि हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो सुनवाई नहीं करते, हमारे टेलीफोन जो है वो नहीं सुनते। हालांकि उसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने चिट्ठी तक निकाली थी कि इस समय अगर किसी भी एमएलए का फ़ोन आता है तो आपको उठाना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ऊपर के जो संगठन के नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है, जो इस तरह की दिक्कतें, इस तरह के सामना जो है वो करना पड़ रहा है। एक्चुअली दीपक जी, जो भाजपा की पहली योजना थी उसमें तालमेल की ज़्यादा कमी नहीं थी। एक्चुअली इसके लिए अकेले ऊपर के लोग कसूरवार नहीं हैं, आपके जो नीचे एमएलए बैठे हैं, अगर वो एमएलए जन समस्याएं लेके जाएंगे तो मैं नहीं मानता कि किसी अधिकारी की हिम्मत हो कि वो मना कर सके। अगर हमारे एमएलए अपने व्यक्तिगत काम लेके जाने लग जाएंगे, कोई कहेगा जी मेरे को ये कॉलोनी अप्रूव करवानी है, कोई कहेगा जी मेरे को इसी का ठेका दिलवाना है, मेरे को ये बदलियां करवानी है, तो अधिकारी फिर वहाँ नहीं घास डालते। मैं आपको आज एक बात बताऊं, मनोहर लाल जी की सरकार में ऐसा नहीं था, भेदभाव नहीं था।
ये तो आपके एमएलए पे डिपेंड करता है कि वो कितना ठोक के पैसा ला सकता है। अब आप वहाँ या तो देखो व्यक्तिगत काम करवा लो, ठीक बात है, या फिर सार्वजनिक करवा लो। मैं कहता हूँ कि विपक्ष का भी एमएलए हो ना दीपक जी, अगर उसकी नीयत साफ है तो 90% तो लोकल अधिकारियों से काम करवाया जा सकता है। 10% होते हैं ऊपर के काम, तो 90% तो यही होने हैं। जी जी जी। आप एसडीओ है, एक्सीएन है, आपका डीसी है, एसडीएम है, इनसे काम लेना है आपने। अगर विधायक दबंग होगा तो डीसी की भी हिम्मत नहीं है कि काम को रोक दे। हाँ, नहीं तो फिर वो ऊपर जाकर कहेगा। ऊपर जाके नहीं, मैंने ऐसे ऐसे डीसी देखे हैं वहीं धरने पे बैठ जाते हैं ये विधायक। एमएलए था भी से मेरे ख्याल से इनेलो के। आप ये देखो, किरण चौधरी जी पिछली बार डीसी ज्ञापन लेने नहीं आए, साकेत कुमार जी वहीं गेट पे बैठ गई, आ गई ना लेने आ गए। रामकिशन फौजी भिवानी डीसी के खिलाफ अपनी गाड़ी की चाबी दे के आ गए थे हुड्डा जी को, डीसी बदलना पड़ गया उनको। काम लेने का तरीका होता है, कोई जो विधायक अगर दम होगा तो काम लेगा। बिल्कुल दोस्तों, आज इस प्रकार से हमने आपको भिवानी की राजनीति का गणित बताया है कि क्या भिवानी की राजनीति का गणित है, किस प्रकार से चुनाव जो है वो चल रहा है, कितनी जातियों के वोट कितने हैं और किस तरह से डलने की संभावनाएं हैं, और किस तरह से किसको खतरा जो है वो हो सकता है, किसको संभलने की ज़रूरत है। ये तमाम बातें हमने आज आपके लिए की हैं ताकि आप लोगों को भी जानकारियाँ मिल सके कि भिवानी शहर, भिवानी विधानसभा के अंदर क्या स्थिति चल रही है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई जानकारियों के साथ। आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हम आप लोगों के साथ बने रहें। नमस्कार।